हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था जूठन, जिसको कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था, वो उनकी आत्मकथा थी। तो वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग मलयज के बारे में पढ़ेंगे। ये लेखक हैं और इन्होंने लिखा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो ये क्या है? विधा। तो विधा आपको याद दिला दो, हंसते हुए अकेलापन विधा एक डायरी है। ये अपने बारे में लिखे हैं, अपनी डायरी है ये। तो कुछ खास होगा तभी तो इनको बुक में भी प्रिंट किया गया है। तो हम लोग उसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले इनका जन्म तिथि और जो अंडरलाइन करने वाला चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे, तो वो सब मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो तो आपको यहाँ से स्टार्ट होगी और आपको हाथ में पेंसिल और बुक लेके बैठना है। और आप ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। पहले हम लोग मलयज का लेखक परिचय देखेंगे, फिर कुछ देर के बाद हम लोग या फिर कल हम वीडियो अपलोड कर देंगे इनका हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो इन्होंने डायरी लिखा है उसमें क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद हम लोग, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। और उसके बाद टेलीग्राम पे हम लोग PDF भी डाल देंगे। तो ये मलयज लेखक हैं और इनका मैं परिचय दे रहा हूँ। जन्म इनका 1935 में हुआ था। तिथि तो कंफर्म नहीं है, बस आपको इनका जन्म 1935 ये याद रखना है, ठीक है। निधन इनका देखते हैं 26 अप्रैल 1982 में, यानी कि 1935 में इनका जन्म हुआ और 1982 में ही इनका डेथ हो गया। बहुत कम समय ये जिए। उसका जन्म स्थान इनका महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। समझेंगे आप कैसे? तो उत्तर प्रदेश भारत में 29 राज्य हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है जो बिहार के बगल में है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, जैसे बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है तो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में महुई नामक गाँव में, ठीक है। आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पूछेगा क्या कि मलयज का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो आपको महुई लगाना है। पूछेगा मलयज का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ था, तो आजमगढ़। और किस राज्य में तो नहीं पूछता है वैसे, बस आप याद रख सकते हैं। मूल नाम इनका भरतजी श्रीवास्तव था। एकदम आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूछ सकता है। मूल नाम इनका भरतजी श्रीवास्तव। माता पिता, इनकी माता प्रभावती एवं पिता कौन थे? त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक। शिक्षा देख लेते हैं इनकी। अंग्रेजी से इन्होंने MA किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। तो आपको ये सारा अंडरलाइन करना है। जन्म, निधन, जन्म स्थान, मूल नाम, माता पिता, शिक्षा। विशेष देखते हैं क्या, मैं बोलूँगा तो अंडरलाइन करिएगा। छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे, तो इसको आपको अंडरलाइन करना है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन से लेखक क्षय रोग से ग्रसित थे, तो छात्र जीवन में ये क्षय रोग से ग्रसित थे। ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। यानी कि इनका वैसे भी कम ही वर्ष उम्र था, इसीलिए ये इतनी जल्दी डेथ कर गए। तो 35 में, आप 35 से 82 तक देखें तो 35 साल उधर इनका डेट ऑफ बर्थ 35 साल से इधर ऐड करेंगे तो उतना हो गया 70। और 70 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 82। यानी कि अगर आप जोड़ें तो 47 वर्ष इनका टोटल उम्र था। 47 वर्ष ही ये जिए, क्योंकि ऑपरेशन में तो इनका एक फेफड़ा काट कर निकाल दिया गया था और बार बार ये अस्वस्थ होते थे। कुछ दिन दवाओं के सहारे जिए, उसके बाद इनका आखिरकार 1982 में इनका डेथ हो गया। आगे देखते हैं। स्वभाव तो ये अंतर्मुखी थे, प्राय अवसादग्रस्त किंतु कठिन, जिजीविषाधर्मी। जिजीविषाधर्मी मतलब कोई भी आदमी अगर किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखता है तो उसको जिजीविषा बोलते हैं। और धर्म के प्रति अगर कुछ जानने की इच्छा रखता है तो वो जिजीविषाधर्मी। गंभीर, एकांतप्रिय और मितभाषी। ये आपको अंडरलाइन नहीं करना है, आपको बस ये अंडरलाइन करना है छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे और ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। उसके बाद विशिष्ट संपर्क इनका शमशेर बहादुर सिंह से रहा, विजयदेव नारायणी सिंह से, परिमल संस्था इलाहाबाद में। उसके बाद ये परिमल को आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है, परिमल संस्था इलाहाबाद में। और वृत्ति देखते हैं, कुछ दिनों तक KP कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन में रहे। और उसके बाद 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी की इन्होंने। तो 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में इन्होंने नौकरी की। आपको इस बात को अंडरलाइन करना है। विशेष अभिरुचि देखते हैं, ड्राइंग और स्केचिंग। ड्राइंग स्केचिंग समझ रहे हैं आप दोनों चीज़। संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि। तो ये ड्राइंग और स्केचिंग को आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है। उसके संपादन इनका लहर कविता का विशेषण अंडरलाइन मारना है आपको। 1960 में इनका आया था, ये भी याद रखना है। शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन। आपको शमशेर पुस्तक याद रखना है कि इन्होंने लिखा, बस इतना ही। और नीचे देखते हैं कृतियाँ। कविता है इनका जख्म पर धूल, ये आप इसको अंडरलाइन करेंगे, 1971 में आई थी। अपने होने को प्रकाशित करता हुआ 1980 में आई थी। उसके बाद आलोचना इनकी कविता से साक्षात्कार 1979 में, संवाद और एकालाप 1984 में, रामचंद्र शुक्ल 1987 में, और सर्जनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन जो कि आपके बुक में ही है 1982 में लिखा गया है ये। और डायरी 3 खंड, संपादक ये हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो डॉक्टर नामवर सिंह तो आपके पाठ्यपुस्तक में भी हैं, जिन्होंने प्रगीत और समाज लिखा था। और उसके बाद अब हम लोग इनका थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं। आपको अंडरलाइन मैंने बोल दिया क्या करना है, जख्म पर धूल करना है। और उसके बाद अपने होने को प्रकाशित करता हुआ, और आलोचना कविता से साक्षात्कार, ये सारा आपको अंडरलाइन याद रखना है कौन कब आया था। तो आपको तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, उससे भी आप याद रख सकते हैं। आइए इनका वर्णन देखते हैं।
1960 के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में मलयज का उदय कवि के रूप में हुआ था। आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे 1960 के आसपास नई कविता के आंदोलन के रूप में किस कवि का उदय हुआ था, तो आपको बोलना है मलयज का। मलयज यही है, मलयज यही है। तो आगे देखते हैं आप। आरंभ में भाषा, रचना शैली और संवेदना के तल पर वे नई कविता के परवर्ती रूपों के प्रभाव में थे। तो परवर्ती मतलब क्या होता है? परवर्ती मतलब होता है बाद का रूप, नई कविता के परवर्ती। किंतु आगे के सामाजिक राजनीतिक विकास के साथ आए साहित्यिक यथार्थ संबंधी परिवर्तनों के बीच एक और वे अपनी कविता में रचना दर रचना अनेक महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरते रहे। तो दूसरी ओर उनकी आलोचना का विकास हुआ। आगे देखते हैं जो हिंदी में 7वें 8वें दशक की उपलब्धि कही जा सकती है। कवि के रूप में सृजन प्रक्रिया के दौरान वे जो कुछ अनुभव करते थे उसे निरीक्षण पर्यवेक्षण के द्वारा आलोचना में रूपांतरित करते थे। मतलब एक कवि के रूप में तो ये जो भी महसूस करते थे उसे ही वो लिख डालते थे। इस प्रकार मुक्तिबोध की तरह उनकी कविता और आलोचना एक ही समग्र सर्जन प्रक्रिया की द्विविध अभिव्यक्तियों के रूप में एक दूसरे के साक्ष्य प्रमाण की तरह विकसित हुई। मलयज के लिए कविता और स्वभावतः आलोचना भी व्यक्ति के भीतर और बाहर के परंपरागत स्रोतों की अवधारणाओं को एक और अखंड करती हुई रूपाकार ग्रहण करती है। एक कवि के रूप में जहाँ वे अपनी काव्यानुभूति के उन रासायनिक तत्वों और प्रक्रियाओं के प्रति सचेत और जागरूक रहते हैं जिनमें परिवेश और ब्राह्म्य बाह्य यथार्थ के अंशावदान हैं, तो एक आलोचक के रूप में वे तीक्ष्ण संवेदनशीलता और गहन मानवीय लगाव के साथ रचना के आंतरिक संसार में उतरकर सर्जनात्मक स्रोतों, संश्लेषों और प्रक्रियाओं पर सौहृदय सहानुभूति एवं सजग बौद्धिकता के साथ दृष्टि जमाए रखते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको अंडरलाइन नहीं करना, मैं जब बोलूँगा तब। सहज उनकी आलोचना में कविता का समतुल्य सुख प्राप्त होता है। अपने जीवन के अंतिम 10-1 वर्षों में कवि आलोचक अशोक वाजपेयी और उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिका पूर्व ग्रह से जुड़कर उन्होंने हिंदी आलोचना में आई जड़ता, परजीविता और छद्म के विरुद्ध सर्जनात्मक आलोचना के आह्वान और अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, कवि आलोचक अशोक वाजपेयी और उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिका पूर्वग्रह से जुड़कर, बस यहीं तक। पूर्वग्रह किसके संपादन में उनसे जुड़े, तो पूर्वग्रह पत्रिका थी और किन के? अशोक वाजपेयी से ये जुड़े। 8वें दशक में हिंदी आलोचना को नई भाषा, नई तकनीक, नई विश्लेषण पद्धति और एक स्फूर्तिपूर्ण रचनात्मक ऊष्मा देने में मलयज की भूमिका रेखांकित करने योग्य है। रचना में भाषा की सघनता, अनुभूति का सर्जनात्मक तनाव और अंतर्निष्ठा मलयज के आगे हमेशा महत्वपूर्ण बनी रही। रचना को मूल्यवत्ता प्रदान करने वाले इन तत्वों पर बल देने का एक सुखद परिणाम आगे यह हुआ कि व्यापक तौर पर रचना जगत में अनेक स्तरों पर हो रहे अवमूल्यन और क्षरण के प्रति रचनाकारों, आलोचकों और पाठकों में भी एक जागरूकता आई। अवमूल्यन और क्षरण के कारणों की मीमांसा बढ़ चली और रचना, आलोचना और पाठकीयता में आत्मसजग आलोचनात्मक की प्रवृत्ति का विकास हुआ। साहित्य में परिवर्तन और विकास स्वायत्त नहीं होता। मतलब साहित्य में जो परिवर्तन और साहित्य का विकास होता है वो खुद नहीं होता है, वह सामाजिक परिवर्तन और विकास से जुड़ा होता है। किंतु एक सच यह भी कि साहित्य, कला आदि के परिवर्तन और विकास भी समाज को परोक्षतः प्रभावित करते हैं। परोक्ष मतलब उसके उपरांत, मतलब उसके विपरीत रूप से। 20वीं शती के अंतिम दशकों से शुरू हुआ परिवर्तन और विकास का सिलसिला अभी जारी है। इसे समझने के लिए कला, साहित्य और समाज को एक साथ समग्रता में पक्षधर पूर्वग्रहों से मुक्त होकर देखना होगा। मलयज जैसे लेखक और उनके साहित्य की यही सिखावन है। मलयज की कविता आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है उनकी डायरियाँ। एक प्रतिभाशाली संवेदनशील कवि आलोचक के साथ निर्माण का वे प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य हैं। उन्हें पढ़कर यह जानना और अनुभव कर पाना संभव होता है कि साहित्य कर्म निरा शब्द व्यापार नहीं है। साहित्य लिखने और साहित्यकार बनने के लिए लेखन से परे जीवन में भी कितना सजग, सावधान और स्वाधीन होना जरूरी है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए। व्यक्ति के क्या दायित्व और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी सन्नद्धता होनी चाहिए। प्रस्तुत है मलयज की डायरी के कुछ छोटे से अंश। इनसे लगभग 1500 पृष्ठों में फैली हुई मलयज की डायरियों की एक छोटी सी झलक मिलती है। यानी यहाँ लाइन इंपॉर्टेंट है, ये 1500 पृष्ठों में फैली हुई मलयज की डायरी की एक छोटी सी झलक। तो ये जो हंसते मेरा अकेलापन है ये 1500 पृष्ठों का है, लेकिन इसका छोटा सा झलक इस बुक में संकलित किया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, विजय कुमार द्वारा लिखित है मलयज के बारे में। मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती, जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली। अर्थात 47 साल तक के जीवन में 32 साल तक मलयज ने डायरी लिखी है। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं से देख सकते हैं। तो ये था मलयज लेखक का जीवन परिचय। तो इनका जन्मस्थान, निधन, जन्मस्थान, मूल नाम और जन्म, माता पिता, शिक्षा विशेष, ये 5 आपको अंडरलाइन करके रखना है। तो अब नेक्स्ट इसमें आएगा हंसते मेरा अकेलापन।